अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ फैला दिया है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में हंगामी सूरत हाल है। चीन के बाद सबसे ज्यादा मुतासिर ईरान हुआ है, जहां 26 हलाकतें हो चुकी हैं और ईरान की नायब सदर और ईरान के नायब वजीर सेहत भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने दुनिया भर से उम्रे के लिए आने वाले जायरीन पर पाबंदी लगा दी है। हर तरफ खौफ है। पाकिस्तान में भी कोरोना के 2 केसेस रिपोर्ट होने के बाद लोग परेशान हैं, खौफ में मुब्तला हैं। स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं, हंगामी फैसले हो रहे हैं, साथ ही अफवाहें भी जन्म ले रही हैं। लोग खुद से ही इलाज तजवीज़ कर रहे हैं। ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि जिस शख्स को कोरोना वायरस हो गया तो वो बच नहीं सकेगा। ये बात दुरुस्त है कि कोरोना वायरस का अब तक कोई इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है उसमें कोई सदाकत नहीं है। कोरोना वायरस में अमवात की शरह सिर्फ 2% है, यानी अगर 100 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 लोगों की मौत वाक़या हो सकती है। मगर इन 2 लोगों में भी ज़्यादातर अमवात उन लोगों की होती हैं जो पहले से कमज़ोर हों, जिनमें पहले से बीमारियां हों, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो। यानी ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये वायरस ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, या फिर जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उन पर भी असरअंदाज हो सकता है, और पहले से मुख्तलिफ बीमारियां में जो लोग मुब्तला हैं उन पर असरअंदाज हो सकता है। ये वायरस सबसे ज़्यादा 60 से 80 साल के उम्र के लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है, जबकि एहतियाती तदाबीर के साथ बच्चे और नौजवान बहुत जल्द इस वायरस से रिकवर हो सकते हैं। इस हवाले से आज आगा खान अस्पताल के शोबा इन्फेक्शन डिजीज़ के सरबराह डॉक्टर फैसल महमूद ने कोरोना वायरस के हवाले से अहम मालूमात फराहम की। इसमें 80% ज़्यादा लोगों को बहुत ही हल्की फुल्की बुखार, खांसी और वो ठीक हो जाते हैं, और अमवात जो होती हैं वो भी सिर्फ 2% लोगों के अंदर, और वो भी उन लोगों में जो ऑलरेडी जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो, जो जिनके फेफड़े ख़राब हों, उन लोगों में होती हैं जो सिगरेट पीते हों, जो दमे की बीमारी के हों, जो ज़ईफ़ हों। तो वो लोग जो नॉर्मल चलते फिरते बंदे हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो खांसी, बुखार और फिर ठीक हो जाता है। याद रखें, एक दफ़ा वायरस अंदर घुसता है तो 14 दिन के अंदर अंदर अलामात आ जाते हैं। अगर 14 दिन गुजर गए तो फिर आपसे तो इसके इलाज के लिए, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। आपका जिस्म जो है वो इसको कंट्रोल कर लेता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसको कंट्रोल कर लेता है। इसके लिए कोई ख़ास गोली या दवाई नहीं है। आपका अगर बुखार है तो आप पैराडोल ले लें, खांसी के लिए जो आम जो चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल कर लें, अपना पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखें। दूसरा, जो हिफाजी तदबीर की बात की थी, तो हाथ साबुन से धोते रहें, और जब बाहर हो तो कोशिश करें कि अपने मुंह को, नाक को, आँख को ना छुएं, क्योंकि ये वायरस मुंह और नाक और आँख के ज़रिए आपके अंदर जा सकता है। आम लोगों को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस बहुत दूर नहीं फैलता, ये सिर्फ तकरीबन 1 मीटर दूर ही जाता है। मास्क भी अगर पहनना है तो वो सिंपल वाला मास्क है, वो ख़ास मास्क इसके लिए पहनने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक सबसे बड़ा मसला उसका फैलाव है। अब कोरोना वायरस को पाकिस्तान में मजीद फैलने से रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे, क्योंकि ये वबा के तौर पर फैलता है, जिसकी एक मिसाल इटली में देखी जा सकती है। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक इटली में कोरोना वायरस के एक मरीज ने 13 मजीद अफराद को मुतासिर कर दिया। पहले उस शख्स की अहलिया मुतासिर हुई, फिर वो शख्स अपने एक दोस्त के साथ बाहर गया तो उसका दोस्त भी कोरोना से मुतासिर हो गया। फिर उस दोस्त के वालिद जो एक बार चलाते थे, इस बार में आने वाले 3 मजीद लोग इस वायरस से मुतासिर हो गए, क्योंकि उस दोस्त के वालिद मुतासिर हो गए। और फिर जब वो शख्स अस्पताल गया तो वहाँ मजीद 8 लोग अस्पताल में मुतासिर हो गए, जिसमें स्टाफ और मरीज दोनों शामिल थे। इस मिसाल को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर मुतासरा केसेस को संजीदगी से और बर वक्त कंट्रोल नहीं किया गया तो आसानी से सेहतमंद लोगों को मुतासिर कर सकता है। अब इस बीमारी से मुताल्लिक नई चीज़ ये सामने आई है कि रिकवर होने वाले मरीज भी दोबारा कोरोना वायरस को लग सकता है। यानी जब एक दफ़ा आपको कोई वायरस की बीमारी लग जाती है और फिर आपका जिस्म उसके खिलाफ तैयार हो जाता है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, तो दोबारा बीमारी को आसानी से वो लड़ सकता है। वो बीमारी आपको आसानी से नहीं होती। लेकिन कोरोना वायरस से मुताल्लिक ये खबरें आ रही हैं कि कुछ मरीज जो कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके थे, उनका इलाज किया गया, वो सेहतयाब हो गए और फिर दोबारा उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई। इस हवाले से हालिया केस जापान में सामने आया है, जहां 40 साल खातून जिनमें 29 जनवरी को कोरोना वायरस की तशखीस हुई और फिर उनका इलाज किया गया, वो ठीक भी हो गई, और 6 फरवरी को उनका दोबारा टेस्ट किया गया तो कोरोना वायरस उनमें मौजूद नहीं था, वो सेहतयाब हो गई थी। लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब उन्हें दोबारा तकलीफ हुई तो फिर से उनका टेस्ट किया गया, इस पर पता चला कि उनमें कोरोना वायरस मौजूद है। चीन में भी ऐसी मिसालें सामने आई हैं, जहां सूबे में 14% मरीज ऐसे हैं जिनमें इलाज के बाद दोबारा वायरस की तशखीस हुई है। चीन से उभरने वाला ये वायरस फैलाव की वजह से
अब पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान में क्या तैयारियां हो रही हैं, हमारे साथ चारों सूबों के इस वक्त वज़ीर सेहत मौजूद हैं, तीनों सूबों के वज़ीर सेहत और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर ज़रफ़ पेचोहो, वज़ीर सेहत सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। और साहब बहुत शुक्रिया। और खुद चीफ मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 2 दिन के लिए स्कूल्स बंद किए हैं और जो ईरान से आने वाले ज़ायरीन हैं 1500 उनको आइडेंटिफाई किया है, बाकायदा तहकीकात हो रही हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, एक तो ये स्कूल जो है हमने 2 दिन बंद किए हैं इसलिए कि जो लिस्ट हमें मिली है ज़ायरीन की, जो ईरान में जो कुछ मौजूद हैं, कुछ यहाँ हैं जो जा चुके हैं, यहाँ से पाकिस्तान से ईरान ट्रैवल कर चुके हैं, उनकी ज़ायरीन की जो लिस्ट मिली है, उनके घरों में जो बच्चे हैं वो ज़रूर उनसे कांटेक्ट में आए होंगे। उसकी इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है। हम चाह रहे हैं कि ये पता चल जाए कि कितने बच्चे उस स्कूलों में मौजूद हैं, उनके घर के जो बच्चे हैं, और इस तरीके से हम जब कांटेक्ट करके ये मालूम कर लेंगे तो हम स्कूल खोल देंगे। लेकिन इन बच्चों को हम एडवाइस करेंगे कि वो घर में ही रहें, क्योंकि 14 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होगी कांटेक्ट से लेके, तो फिर ये इनको स्कूल में ये फिर आ सकते हैं। मज़ीद ये होगा कि नहीं तो स्कूल के बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि ये जो हम कांटेक्ट कर रहे हैं लोगों को, हम यही एडवाइस कर रहे हैं कि अगर उनके घर में बच्चे हैं, और ये 2 दिन इसलिए स्कूल बंद किए गए हैं कि इस दौरान हम जो है वो कांटेक्ट जो भी ज़ायरीन हैं उनसे कांटेक्ट कर सकें और उनकी डिटेल्स मालूम कर सकें। जो आपने कहा कि जो 1500 लोग जो हैं जो ईरान ट्रैवल कर चुके हैं, इनमें अब तक हमने जो कांटेक्ट किया है किसी को सिम्टम्स नहीं है, सिवाय वो एक पेशेंट के जो कोरोना वायरस का आइडेंटिफाई हुआ है जो आखान में एडमिटेड है। उसके अलावा किसी को अभी अब तक जितने कांटेक्ट किए गए हैं उसमें किसी को सिम्टम नहीं है। बहरहाल मज़ीद लिस्टें अभी तक हैं जिनको हम अगले 24 घंटों में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे उनकी हमें डिटेल्स मिल जाएगी, अगर वो सिम्टोमेटिक होंगे, उनको बुखार, नज़ला, खांसी या सांस की तकलीफ होगी, तो हम उनसे कहेंगे कि हमें जैसे ही वो इतला करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी भेजेंगे मौके पे। वो घर जाके उनके स्पेसिमेंस लेंगे, और वो जो है जब वो स्पेसिमेन अगर पॉजिटिव आता है तो हम उनको एडमिशन की एडवाइस देंगे कि वो एडमिट हो जाएं। अगर वो नेगेटिव आता है वो फिर भी हमारे उसमें रहेंगे राडर में 14 दिन तक। हम उनकी रोज़ जो है पूछ-कुछ करते रहेंगे, ताकि अगर सिम्टम मज़ीद डेवलप होते हैं, दोबारा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है तो वो भी करें, और जो एसिम्टोमेटिक हैं अगर बाद में उनके सिम्टम्स कुछ डेवलप होते हैं तो फिर हम उन्हें इन्वेस्टिगेट करके और उनकी स्पेसिमेन लेके, और अगर पॉजिटिव आता है तो उन्हें फिर आइसोलेशन की, क्वारंटीन की हिदायत करें कि अस्पताल आके वो अपने आइसोलेट हो जाएं। बलूचिस्तान जाएंगे लियाकत शाहवानी साहब, ये अहम बात है कि लैंड रूट से कोई पाकिस्तान में ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये भी जहाज से आए थे जो कराची में आइडेंटिफाई हुआ, ईरान के साथ हालांकि सरहद लगती है बलूचिस्तान की। अब इस वक्त तक क्या इकदाम हैं, और जो ईरान से और ज़ायरीन आए उनकी भी क्या स्क्रीनिंग की है आपने? शाहज़ेब भाई, आज सूरत-ए-हाल ये है कि बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 6 रूम्स के आइसोलेशन वार्ड हमने इस्टेब्लिश कर लिए हैं। तफ्तान पे हमने 3000 अफराद के लिए टेंट सिटी इस्टेब्लिश कर लिया है। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट पाक अफगान बॉर्डर और पाक ईरान बॉर्डर दोनों में हमने 10-10 बेड पे मुश्तमिल जो कंटेनर्स हैं और फैब्स मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे हमने अरेंजमेंट करके वहाँ पर ये अरेंजमेंट कर ली है। 100 एम्बुलेंसेस के पूल्स इन तमाम जो डेजिग्नेटेड हमारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने वो पहुँचा दिए हैं। जो 7664 अफराद गुज़श्ता एक महीने में ईरान टच करके आए थे, उसमें से 2127 अफराद बलूचिस्तान के हैं, जिनमें से 300 अफराद को हम ऑलरेडी स्क्रीन कर चुके, और बाकी 1800 अफराद को अगले 3 दिनों में हमारे 700 LHWs उनको ट्रेस करके, उनका चूंकि डेटा हमारे साथ, उनको ट्रेस करके उनकी 3 दिनों में हम मुकम्मल कर लेंगे तमाम स्क्रीनिंग। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी इस हवाले से बहुत बेहतर रही है, कोई केस वहाँ नहीं आया, लैंड रूट रखता है। कराची में पहला केस वो भी बाय एयर आया था। तैमूर सलीम खान हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा। ऐसा बड़ी अच्छी बात है कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा केस नहीं आया, मगर ज़ायरीन बहुत ज़्यादा ईरान से आए हैं होके, आप लोग भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? जो स्पेसिफिक जो 6 ज़िले जिनमें जो ईरान से लोग रिटर्न हुए,
उनकी लिस्ट सूबाई गवर्नमेंट के पास है और हेल्थ डिपार्टमेंट उन लोगों के साथ इंडिविजुअली इन कांटेक्ट आके उन लोगों को जो है एज हाई रिस्क ट्रीट कर रही है और उन डिस्ट्रिक्ट्स को एज रिलेटिवली हाई रिस्क ट्रीट कर रही है एज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल प्लान। और अगर खुदा न खास्ता कोई केस अगर आ जाता है तो बाकायदा तौर पर आप लोगों की तैयारी है, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हुए हैं, किस तरीके से इस मामले को हैंडल करना है? जो आपने बात की इन टर्म्स ऑफ जनरल केसेस, जो अभी तक हमें सबसे बड़ा रिस्क आ रहा था वो इंटरनेशनल ट्रैवल का ही आ रहा था, जो स्पेसिफिकली 2 पॉइंट से आता है, तोरखम बॉर्डर से और उसके अलावा जो पेशावर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोनों पे हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ जो है वो हाई रिस्क पेशेंट्स को स्क्रीन कर रही है और उनमें से जो केसेस एज सस्पेक्ट आते हैं उनको जो हमारा प्राइमरी आइसोलेशन हॉस्पिटल है, चूंकि दोनों पॉइंट्स पेशावर के करीब है, पेशावर में पुलिस हॉस्पिटल है जो एक 60 बेड का हॉस्पिटल है जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टू द हाई रिस्क पेशेंट्स जो इन 2 इंटरनेशनल क्रॉसिंग पॉइंट से आते हैं। इसके अलावा तकरीबन 1000 बेड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं एज पार्ट ऑफ आइसोलेशन वार्ड्स अक्रॉस द प्रोविंस, जिसमें तकरीबन 600 पब्लिक सेक्टर में और 400 प्राइवेट सेक्टर में। और अभी मैं हमारी जो डेली कोरोना वायरस पे मीटिंग होती है उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान में अभी 2 केसेस जो है वो आइडेंटिफाई हुए, उस कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे थे कि इस नंबर को वर्स्ट केस बेसिस के लिए कैसे बढ़ाएं, कहां पे बढ़ाएं और कैसे एक्सपैंड करें। हमारे साथ वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ज़ाहिर पंजाब में भी कोई केस नहीं आया, बड़ी अच्छी बात है, मगर तैयारी आप भी कर रहे हैं आइसोलेशन वार्ड्स और ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो तो आपकी तैयारी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अब तक तो हमारे पास मशकूक तकरीबन 21 केसेस आए थे, उनको आइसोलेट किया गया, फिर उनका टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद जब वो नेगेटिव हुए तो उनको फिर घर जाने दिया। सो वी हैव बीन रिसीविंग पेशेंट्स, जैसे मुल्तान में भी आए थे, फिर लाहौर में भी आए थे जो सस्पिशियस केसेस थे, और फिर एक पेशेंट जो थी वो उनको हमने सियालकोट में भी रखा। तो आइसोलेशन का सारा बंदोबस्त किया हुआ है सब हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, और अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो वी हैव ऑल अरेंजमेंट्स फॉर आइसोलेटिंग पेशेंट्स। और जिन लोगों ने ईरान ट्रैवल किया पिछले 1 महीने में, उनकी स्क्रीनिंग के लिए सारे सूबे इकदाम कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी हो रहे हैं? जी वो बाकायदा राब्ते कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे जैसे राब्ते हो जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग भी करेंगे। और हम खास तौर पे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं आप लोगों की वसादत से भी, और पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि लोग हमसे खुद कांटेक्ट कर लें ताकि उनके जो टेस्ट वगैरह, क्योंकि इस वक्त हमारे पास लाहौर के अंदर टेस्ट की फैसिलिटी हमने पंजाब में भी ले आए हैं ताकि हम उनके टेस्ट वेस्ट कर लें और उससे एटलीस्ट वी वुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि कोई इन्फेक्टेड नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त सूबाई हुकूमतें तैयार भी हैं और जो हक़ाइक़ हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से वो भी हमने आपके सामने रखे कि इतना पैनिक करने की इस वक्त आवाम को ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। कल शाहिद खान अब्बासी 7 महीने कैद में रहने के बाद रिहा हुए, हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे उनकी जेल की कहानी, ज़मानत क्यों नहीं अप्लाई कर रहे थे, क्या क्या हुआ, सब कुछ एक ब्रेक के बाद। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी तकरीबन 7 महीने तक हिरासत में रहने के बाद रिहा हो गए हैं। उन्हें 18 जुलाई को अचानक नैब ने दौरान सफर गिरफ्तार किया और ये 7 महीने शाहिद खान अब्बासी ने नैब की हिरासत और अडियाला जेल में गुजारे। उन्होंने कभी नैब की तरफ से रिमांड की मुखालफत नहीं की, अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो जमानत दे दी, मगर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG केस चल रहा है। 9 मार्च को इसकी आइंदा समाअत होगी। इस केस में नैब रेफरेंस दायर कर चुका है जिसमें उन पर इख्तियारात से तजावुज़ के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अहम बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी को अडियाला जेल के एक ऐसे सेल में कैद रखा गया जहां सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। साथ ही शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद मुल्क की सियासत पर बड़ी तब्दीलियां आई। उनकी पार्टी की मरकजी लीडरशिप खामोश है। इस हवाले से शाहिद खान अब्बासी के पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात की खबरें भी सामने आती रहीं। नैब की हिरासत, जेल में उन पर क्या गुजरी और नून लीग की सियासत,
इस सब पर बात करेंगे। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर रहनुमा सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एक मुश्किल वक्त आप पर गुजरा, मगर आप तो जमानत मांगने को तैयार नहीं थे, मियाँ साहब को आपको मनाना पड़ा। सबसे पहले आपकी जेल की कहानी ज़ाहिर अवाम जानना चाहेंगे। देखिए, बात बड़ी सीधी है। मैंने हमेशा कहा था कि अगर मुझ पे कोई इल्ज़ाम है तो टीवी कैमरा लगाएं, तफ्तीश करें और लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। और मैं आज भी यही कहता हूं कि अगर आपने हक़ाइक़ दिखाने हैं पाकिस्तान के अवाम को कि हकीकत क्या है नैब के केसों की, तो जो मेरा मुकदमा है उसकी समाअत जो है वो लाइव टीवी पर दिखाई जाए। मुझे जब ये हुकूमत आई, तरह तरह के प्रोफार्मे आने शुरू हो गए नैब की तरफ से, ये बताएं वो बताएं। मैंने सारे वेबसाइट पे लगाए, आप उनको पढ़ लें। एक लंबी फहरिस्त है, कभी आपने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लिए, कभी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर ली, कभी LNG ख़रीद ली, कभी टर्मिनल का ठेका दे दिया, कभी पता नहीं किस किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा ये मेरे जवाब हैं। जितनी दफ़ा भी बुलाया गया नैब, मैं वहाँ गया, उन्होंने जो सवाल किए उसके जवाब उनको दिए। और मैंने उनसे कहा कि कुछ भी आपने पूछना हो मैं हाजिर हूँ, किसी वक्त भी हाजिर हूँ। मैं मुल्क से बाहर था, मैंने ख़बर सुनी कि मेरा नाम ECL पर डाल दिया गया है। मैं बाहर से वापस मुल्क में आ गया कि किसी को ये शुबा ना हो कि मैं शायद मुल्क से भागने के चक्कर में हूँ। और आपको मैं वो जो प्रोफार्मे नैब के क्वेश्चनर थे वो आप देख लें। 20 साल की इनकम की कितनी आमदन मेरी थी, क्या मेरा एक्सपेंडिचर था, किस चीज़ पर खर्च हुआ, बच्चों की फ़ीस क्या थी, फॉरेन ट्रैवल क्या था, बिजली के बिल क्या थे, गैस के बिल क्या थे। 20 साल की जो डॉक्यूमेंटेड उसकी डेटा है मैंने नैब को प्रोवाइड किया, जिसकी कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टैक्स लॉज के अंदर सिर्फ 7 साल का डेटा आपके पास होना चाहिए। मुझसे 20 साल का मांगा गया, 20 साल का दे दिया। जो एसेट्स थे उनकी डिटेल भी दे दी, ये भी बताया कि एसेट्स कैसे बने हैं, कहाँ से पैसे आए हैं, वो भी सब बता दिया। मैंने सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, 2013 में मिनिस्टर बना, मैंने तमाम डिटेल्स भी नैब के हवाले कर दी कि ये मेरी तमाम बैंक अकाउंट्स हैं, ये उनकी ट्रांजैक्शंस हैं। किसी ट्रांजैक्शन पर आपको शक है, शुबा है, मुझसे पूछ लें। कोई सवाल मुझसे नैब ने उसके बाद नहीं किया। 18 तारीख को मैं लाहौर जा रहा था। ठीक है, आपको गिरफ्तार करने के बाद मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि मैं पेश होता रहा, जवाबात देता रहा, जो आपने वेबसाइट वगैरह सब चीज़ों पर रखी, वो ज़ाहिर है वो आवाम को हमने भी चीज़ें दिखाई हैं, जो मामलात आपके केस के हवाले से थे वो भी दिखाए हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि गिरफ्तारी क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है नैब के वाइट कॉलर क्राइम में, हमें गिरफ्तार करना पड़ता है। आपको गिरफ्तार करके क्या ऐसी तहकीक की कितनी ज़्यादा आपसे इन्वेस्टिगेशन होती थी, और आखिरी दिनों में भी, क्योंकि नैब तो अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है आपकी जमानत के खिलाफ, तो कितना ज़्यादा आपसे तहकीक की जाती थी कि जिसकी वजह से उन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है आपको दोबारा गिरफ्तार करने की? मैं शाहजेब साहब, मैं यही कह रहा था कि 16 तारीख को 18 को मैं लाहौर जा रहा था। वहाँ रास्ते में नैब की पुलिस खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा जी आपकी गिरफ्तार, हमने आपको गिरफ्तार करना है। मैं कहा वारंट दिखा दें, वारंट नहीं थे, उसकी कॉपी दिखाई। मैंने कहा ठीक है, सो बिस्मिल्लाह। कहने लगे कि हमने आपको 16 तारीख को एक नोटिस भेजा था, आप उस पर नहीं आए तो हमने आपके अरेस्ट के वारंट इशू कर दिए। मैंने कहा जी मुझे 16 का कोई नोटिस नहीं मिला, जो अरेस्ट के वारंट थे वो 16 तारीख को इशू किए गए थे। ये बदनीयती पर मबनी अरेस्ट थी। 70 दिन मैंने कहा मैं कोई नैब की रिमांड की मुखालफत नहीं करूंगा, जो नैब ने पूछना है पूछ ले। और मैं आज भी कहता हूं, आज भी नैब ने कुछ पूछना है पूछ ले, लेकिन शाहजेब खानजादे का कैमरा मेरे सामने रख के पूछे, ताकि पाकिस्तान के अवाम भी देख ले कि नैब के सवालात क्या हैं। 70 दिन मैं रिमांड में रहा। आप यकीन करें शाहजेब साहब, एक सवाल मुझसे नैब ने नहीं किया, कोई एक सवाल नहीं था। आते ज़रूर थे, इधर उधर की गपशप की, इधर उधर की बातचीत की, वही जो क्वेश्चनर मैं दे चुका था
वो जी ये सवाल, मैंने कहा फलाना क्वेश्चनर देख लें, अच्छा जी ये सवाल, मैं कहा फलाना क्वेश्चनर देख लें। कोई एविडेंस उनके पास नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। मैंने उनसे कहा आपने जो सवाल करना है, आपको समझ नहीं आ रही, आप हुकूमत के रिकॉर्ड आपके पास है, आप रिकॉर्ड ले आए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मैंने उनसे ये भी कहा कि मिनिस्टर की अथॉरिटी जो होती है वो सिर्फ कैबिनेट के डिसीजंस को की इम्प्लीमेंटेशन की ओवरसाइट की होती है, मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं रखता। तो मैंने कहा मैं सिर्फ अगर आपको यह कह दूं कि मेरा सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है तो कानूनी तौर पर आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी थी कि मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस है वो ख़त्म किया जाए, इसलिए मैं हर चीज़ जो मेरी मिनिस्ट्री में मेरे दौरान हुई मैं उसका जिम्मेदार हूं। जो काबीना के फैसले मेरे वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए हुए या वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले किए, मैं उसका भी जिम्मेदार हूं और पूरी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। ये इसकी हकीकत है। कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ एक सवाल मुझसे नायब ने आज तक नहीं किया, और वो सवाल ये है कि तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो। यानी जो बुनियाद है करप्शन की, अगर मैंने असासे बनाए हैं, मैं खर्चात करता हूं, तो मेरी आमदन कहां से आई? अगर आमदन आई है तो क्या मैंने टैक्स अदा किया या नहीं किया? अगर आपने करप्शन पकड़नी है, सिर्फ एक तरीका है, सवाल करें कि तुमने टैक्स कितना अदा किया है। इमरान खान जवाब दे, आरिफ अलवी जवाब दे, चेयरमैन नायब जवाब दे, काबीना जवाब दे, कितना टैक्स देते हैं? क्या उस टैक्स इतना है कि उनके अखराजात को पूरा कर सकता है? बात वहीं पे खत्म हो जाती है। यह सवाल मुझसे नायब ने नहीं किया। सब तो मैं तो आज भी हाजिर हूं। ये 70 दिन आप नैब के उसमें रह कह रहे, उसके बाद आप अडियाला चले गए, वहां पर आपसे कोई सवालात या आते थे? क्योंकि कल एहसन इकबाल साहब ने कहा कि उनसे तो बिल्कुल ही तहकीक नहीं होती थी, आपसे होती थी अडियाला जेल में तहकीक? जी अडियाला जेल में कोई तहकीक नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं जब नैब कस्टडी में थे तो नहीं हुई, तो अडियाला जेल में क्या होनी थी? मैं तो 4 महीने जो शुरू के था, मैं तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा, मैंने उसकी भी कभी शिकायत नहीं की। वो तो जब एहसन इकबाल साहब वहां पर पहुंचे तो कोई शख्स दूसरा नजर आया, वरना मैं तो 24 घंटे अकेला रहता था, तो मैंने तो कोई शख्स देखा नहीं। आज मैं तो कह रहा हूं आज भी नैब ने तफ्तीश करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मकान नंबर 4 गली नंबर 17 F72 इस्लामाबाद में रहता हूं, किसी वक्त तशरीफ ले आए, आकर जो बात पूछनी है पूछ लें, मैं हाजिर हूं। मुझे अपने दफ्तर बुला लें, मैं बिल्कुल खुशी से, चाय भी उनकी अच्छी होती है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और फिर ये पॉइंट कब आया? सवाल पूछने को नहीं है उनके पास। और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, मगर किसी को भी जो सजाए मौत के कैदी होते हैं उनकी चक्की में नहीं रखा गया, आपको रखा गया, और वो भी गालिबन शुरू में नहीं रखा, बाद में रखा गया। ये क्या ऐसा हुआ था? मैं साहब ये छोटी बातें हैं, ये हुकूमत की सोच की अक्कासी है कि जिस हुकूमत की सोच इतनी घटिया हो, जिस वज़ीर-ए-आज़म की सोच इतनी घटिया हो कि वो ये पता करता रहे कि फलाना आदमी जेल में क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, उस हुकूमत ने क्या करना है इस मुल्क के अवाम के लिए, वो तो आपको नज़र आ गया है। तो ये छोटी बातें हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ। जेल गुजारना मैं जानता हूँ, जेल मैंने गुजार ली है, आपने फिर डालना है फिर डाल दें, मुझे कोई ना ख़तरा है ना मुझे कोई डर है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हाथ भी साफ है, ज़मीर भी मुतमईन है। तकलीफ होगी जेल में डालने वालों को, मैं आज आपको बता रहा हूँ। मगर मैं जो काबीना ये बहस करती रहे कि फलाना आदमी ECL पर है या नहीं है, जेल में है या नहीं है, उसने पाकिस्तान के अवाम की मुश्किल कब हल करनी है, उसने चीनी का मसला कब हल करना है, उसने आटे का मसला कब हल करना है, उसने मुल्क की मईशत को कब हल करना है। ये छोटी ज़हनियत है जो आज पाकिस्तान में हुक्मरान है। अच्छा, मगर आप ज़ाहिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, 7 महीने आप जेल में रहे हैं, अवाम जानना ज़रूर चाहते हैं कि आप जब गए, आपको नैब के रिमांड से निकाल के जब अडियाला भेजा गया, तो आपको शुरू में ही जेल में सजाए मौत के कैदियों की चक्की में रखा गया या बाद में आप शिफ्ट हुए? ये क्या, इसका सीक्वेंस क्या है इवेंट्स का? नहीं जी, मुझे 3 घंटे B क्लास में रखा गया, जहाँ जरदारी साहब भी थे, 3 घंटे के लिए,
उसके बाद जो दूसरी आम जेल होती है वहाँ भेज दिया गया, और मैंने कोई शिकायत नहीं की। जिस सेल में मैं था उसमें पहले सजाए मौत के कैदी रहते थे, साथ वाले भी जो चक्कियाँ जिन्हें कहते हैं, जो सेल्स होते हैं उसको चक्की कहा जाता है, उसके अंदर भी कोई उम्र कैद वाले लोग थे, कोई सजाए मौत वाले लोग थे। तो वो लोग थे, मुझे यकीन करें कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे अफसोस है इस हुकूमत की और उसके वज़ीर-ए-आज़म की घटिया सोच पर। साहब साथ में ये भी बताइएगा, अब कि आपका कानूनी और आईनी हक था जमानत, आप जमानत नहीं ले रहे थे। साथ में ये खबर भी आई कि आपने मिफ्ता इस्माइल को, शेख इमरानुल हक को ये कहा है कि भाई आपने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ, ज़ाती तौर पर रिलीफ ले लो। ये क्या सच बात है? देखिए, ये मेरे कहने की बातें नहीं है, लेकिन मैंने ये हकीकत है कि जो भी जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, मैंने उन सबको मैसेज भेजा कि अगर आपको नैब बुलाती है आप बखुशी अप्रूवर बन जाएं, मेरे खिलाफ बयान दे दें, अपनी जान बचाएं, क्योंकि ये एक नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, ये इंसाफ का निज़ाम नहीं है। और हमारे, अगर हम आज रियासत मदीना की बात करते हैं तो हदीस नबवी मौजूद है कि जान बचाने के लिए कोई नाजायज़ गोश्त भी खाना पड़े तो वो भी जायज़ है। तो मैंने कहा आप बखुशी, मेरे तो कोई शिकायत नहीं होगी, कोई आपसे गिला नहीं होगा, कोई दोस्ती में फ़र्क नहीं आएगा। जो ये नैब, क्योंकि नैब करती क्या है, नैब बुलाती है एक शख्स ने जो फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुआ, 35 साल की सर्विस है, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई उसके बारे उसकी इंटेग्रिटी में डाउट कभी नहीं था, उसको नैब का 17 ग्रेड का अफसर बुलाता है और 2 कागज़ रखता है। एक कागज़ होता है ये तुम्हारे अरेस्ट वारंट है, ये तुम्हारी अप्रूवल स्टेटमेंट है, कौन सी चाहिए। ये चॉइस दी जाती है इस मुल्क के रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरीज को। तो आज कहते हैं कि हुकूमत नहीं चलती, अवाम मुश्किल में है, तो अवाम मुश्किल में होंगे जब आप ये हरकतें करेंगे। जब हुकूमत प्रोसिक्यूशन शुरू कर दे, जब हुकूमत जैली केस बनाना शुरू कर दे, जब हुकूमत के एहलकार अदालत में खड़े होकर परजरी करें, झूठ बोलें, वो मुल्क चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम चल सकता है। मैं खुद 10 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहा हूं, हमने कभी किसी शख्स के बारे में कोई बात काबीना में क्या प्राइवेट कभी गुफ्तगू में नहीं की कि फलाने को अंदर किया जाए, फलाने को बाहर किया जाए। DGFIA ने स्टेटमेंट दिया है, जो रिटायर हुए बशीर मेमन साहब, कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म थे कि फलाने को पकड़ लो, फलाने केस बनाओ, ये करो वो करो। तो जब ऐसा निज़ाम होगा तो ये नहीं चल सकता। तो मैं हाजिर हूं। मैंने कहा, मैंने नैब को कहा, मैंने अदालत में कहा, नैब का कानून कहता है कि 30 दिन के अंदर रेफरेंस मुकम्मल किया जाएगा, उसकी 30 दिन में अदालत में ट्रायल होगी और उसका फैसला किया जाएगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल बेल के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा आप रेफरेंस फाइल करें और मेरी ट्रायल करें। आज 5 महीने हो गए, रेफरेंस ही हमें नहीं मिला। ये हकीकत है नैब की। ये मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है जिसने आज मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया है, मुल्क में गवर्नेंस को ख़त्म कर दिया है। अगर आप इस इदारे को ख़त्म नहीं करेंगे, ये इस मुल्क की मईशत को खा जाएगा। साहब, जब अगर मिफ्ता इस्माइल को, शेख इमरान को कहा, आपने कहा कि वादा माफ गवाह बन जाओ, और जाहिर है आप कह रहे हैं कि कहा जाता है ऑफिसर्स को भी, क्या आपको भी कोई ऐसी ऑफ़र हुई कि अगर आप नरमी लाएं अपने मौक़िफ़ में या फिर अपने बयानिए में तब्दीली लेकर आएँ तो आपको भी रिलीफ मिल सकता है? आपको कोई ऐसी ऑफ़र? देखिए, मुझे ये ऑफ़र करने की हिम्मत नहीं है ऑफ़र करने वालों में। वो भी जानते हैं कि जवाब क्या होगा, लेकिन ये ज़रूरी बात है कि मुझे पैगाम दिए गए दूसरे लोगों के ज़रिए कि आराम से घर बैठें, कोई तकलीफ़ ना फरमाएं। लेकिन जो आदमी जिसको इस मुल्क के अवाम ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया हो, एक जमात ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया हो, अगर वो आराम से बैठ जाए तो फिर मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं बात करूँ कि मुल्क में आज ख़राबी क्या है, मुल्क के निज़ाम में क्या ख़राबी है, मुल्क की मईशत में क्या ख़राबी है, मुल्क में गवर्नेंस में क्या ख़राबी है, इस मुल्क के अवाम को तकलीफ़ क्यों है। अगर मैं बात नहीं करूँगा, जो वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, तो कौन करेगा। मैं इसको अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी समझता हूँ।
साहब मगर आपने तो जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं कि मैं समझता हूं, तो आप तो बोलते रहे, फिर जेल में भी रहे, फिर सजाए मौत की कैदियों की चक्की में भी रहे, मगर जमात आपकी खामोश हो गई। और दरमियान में खबरें आई कि आप जमात के कुछ फैसलों से खुश भी नहीं हैं, ख्वाजा आसिफ साहब से भी शदीद नाराज हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखें, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जमात जो फैसले करती है, हो सकता है कुछ फैसले मुझे पसंद ना हो, लेकिन मैं उन फैसलों में शरीक हूं। जब मेरी जमात कोई फैसला कर देती है, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मैं उस फैसले का हिस्सा हूं। मैं उस फैसले से मुस्तस्ना अपने आप को नहीं करार दे सकता। तो यही निज़ाम होता है। यकीनन बहुत सी बातें हैं जिसमें मैं खुश नहीं हूं, लेकिन ये जब एक मजमूई तौर पर फैसला हो गया, जमात का मौक़िफ़ आ गया, वो मेरा मौक़िफ़ भी वही है। तो ये बातें चलती रहती हैं, सियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर भी चलती रहती हैं। क्या दरमियान में कोई नाराज़गी नहीं है। जमात जो है वो अपना काम कर रही है। हो सकता है उसकी रफ्तार से कुछ लोग खुश ना हों, कुछ खुश हों, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी जगह पर खड़ी है। एक MNA आज तक नहीं टूटा, एक MPA आज तक नहीं टूटा। ये नई रवायत है कि जब दबाव हो तो लोग पार्टियां छोड़कर भागा करते थे। आज ये पहली अपोजिशन जमात है, लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा कितने लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि हम से गलती हुई, हम जमात में वापस शामिल होना चाहते हैं, हम गलत जमात में चले गए, हम अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूं, अवाम ने मुझे और पार्टी ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बोलूं। मगर आपकी पार्टी पर तो उल्टा तनकीद ये हो रही है कि आपकी पार्टी बोल नहीं रही है। नवाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म बनाया, शहबाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आला बनाया, मरीम नवाज साहिबा को भी बड़ा प्यार मोहब्बत मिला अवाम से, वो सब खामोश हैं। और फिर रिलीफ भी मिला ज़मानतों की सूरत में। आपने तो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं किया, आप जेल में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, मगर पार्टी के लोगों को रिलीफ मिला है और वो खामोश हैं। नहीं, क्या इलाज कराना रिलीफ समझी जाती है? तबीयत तो उनकी पहले भी खराब थी, मगर नहीं मरीम मिल रहा। नवाज ने कभी ना सरकारी ओहदा रखा है। मरीम नवाज नैब के कानून की डेफिनेशन में नहीं आती। और मैंने तो नैब के मामला देख लिए ना, नैब की हकीकत क्या है। नैब सरासर, नैब का हर अमल झूठ और बदनीयती पर मबनी है। मगर मैं भाई साहब, जब मैं कह रहा हूँ रिलीफ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि केस जेन्युइन थे, मैं ये नहीं कह रहा जब मैं रिलीफ की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस किस्म के भी केसेस थे, उस पर ज़ाहिर हम अपने शोज़ में इतनी बात करते रहे हैं, उसी में अचानक से कुछ रिलीफ का माहौल बना है और फिर उसके नतीजे में खामोशी भी अभी तक बरकरार है। आप तो बोले, अब भी बोल रहे हैं, रिहाई के अगले ही दिन बोल रहे हैं, मगर पार्टी खामोश हुई आपकी। देखिए, पार्टी अपना मौक़िफ़ असेंबली में बयान करती है, बाहर भी करती है और हर रोज़ करती है। अब किसी को अगर रिलीफ दी है, कोर्ट्स ने बेल दी है या इलाज का मौका दिया है, तो अब आप तवक्को करें, उनकी पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी बोल रही है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं नवाज शरीफ की पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर बोल रहा हूं। तो ये तवक्को करना कि मरीम नवाज हर रोज बयान देंगी, उनको अदालत ने रिलीफ दी है, उनका वो पार्टी की मेंबर हैं, पार्टी बोल रही है, तो ये सबकी आवाज़ है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं बोल रहा हूं तो पार्टी की आवाज़ में बोल रहा हूं। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब से आप क्यों नाराज हुए? नहीं, कोई नाराज़गी मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से नहीं, मेरी किसी से नाराज़गी नहीं है। मैं नाराज़ होने वाली मेरी तबीयत ही नहीं है, ना मेरी ऐसी सोच है, कोई नाराज़गी नहीं है। इख्तलाफ इशूज़ पर ज़रूर हो सकते हैं और रहते हैं, वो इख्तलाफ दूर हो जाते हैं, अगले इशू पे आदमी आ जाता है। क्या दरमियान में जो तरमीम की सपोर्ट के हवाले से जो सपोर्ट की नोयत थी और जो तरमीम की नोयत थी, उस पर भी आपका इख्तलाफ हुआ कि कर दें मगर इस तरीके से ना करें, ज़रा एक मुस्तकबिल के हिसाब से आप कुछ चाहते थे? बिल्कुल, मेरा जी तरमीम हो चुकी है। मेरा तरमीम के बारे में हमेशा और हर कानून के बारे में मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि इसकी डिबेट होनी चाहिए। डिबेट के बगैर एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट जो होती है, उसको तारीख कभी माफ़ नहीं करती। इससे पहले माजी में जब बातें हुई हैं, बिल्स अगर पास हुए हैं, उसके पीछे एक बड़ी लंबी कंसेंसस का माहौल था, उसके बाद बिल पास हुआ करते थे। जो बिल डिबेट नहीं होता, जो बिल पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता, मैंने ये देखा है कि उसके असरात हमेशा मुज़िर होते हैं। आप तारीख उठाकर हमारी पार्लिमानी देख लें, अगर इस बिल पर डिबेट हो जाती, यकीनन उससे इशू भी बड़ा वेल डिफाइन हो जाता, उससे
पार्लियामेंट पर भी प्रेशर हट जाता, उससे फौज पर भी प्रेशर हट जाता, हक़ाइक़ भी अवाम के सामने आ जाते और आज पूरी पार्लियामेंट की ये हद तक ना होती कि ये एक रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, इसने ये कर दिया, बिल भी पास हो जाता, वही बिल होता जो था, लेकिन इज्जत पार्लियामेंट की रह जाती कि इसने बिल को डिबेट किया और पास कर दिया। बहरहाल वो फैसला नहीं था, पार्टियों के अंदर कंसेंसस था, बिल पास हो गया, अब उसको हम भुगत रहे हैं। आप भी रोज़ सवाल करते हैं, तारीख भी करेगी, मामला चलता रहेगा और इसको प्रेसिडेंट कोर्ट किया जाएगा, जी फलाने ने फलाना बिल पास कर दिया था बगैर डिबेट किए, तो आज फिर बिल पास हो रहा है, तो क्या बात है। तो ये बातें कुछ माकूल नहीं होती। साहब, क्या वजीर नवाज शरीफ साहब ने जब आपसे कहा कि आप जमानत के लिए अप्लाई करें क्योंकि आप तैयार नहीं थे, तो इस वजह से है कि आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो बनाना चाहते हैं, पार्टी आपको इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाना चाहती है असेंबली में? नहीं, मैं ना किसी ओहदे का जिंदगी में ओहदेदार रहा हूं और ना आज ओहदेदार हूं। मैं जब 26 साल MNA रहने के बाद मैं मिनिस्टर बना था, मैं ओहदों का तलबगार नहीं हूं और कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नवाज शरीफ साहब का मैसेज ज़रूर आया कि मैं आपकी इस बात से मुतफिक नहीं हूं कि आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं तो चाहता हूं कि नैब प्रोसिक्यूट करे, हमें ट्रायल करे ताकि अवाम को पता चले हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप बेल के लिए अप्लाई करें, ये आपका हक़ है, आप अपना हक़ ना छोड़ें, क्योंकि उस केस के अंदर 11 अफराद हैं और गिरफ्तार सिर्फ मैं था। मिफ्ता इस्माइल साहब और शेख इमरान को रिहा कर दिया गया था बेल पर, तो उन्होंने कहा कि आपका हक़ है, आप अप्लाई कर दें। उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ से एग्री किया और मेरा ये ख्याल है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक लैंडमार्क केस होगा, जो ये उस तरह नैब के हाथ में है उस हाथ को काट देगा इंशाल्लाह। जो गिरफ्तारी का जोम देकर, गिरफ्तारी की थ्रेट देकर ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको कोर्स करते हैं, वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। अब भाई साहब, आपने क्योंकि ज़ाहिर करप्शन का ज़ाती इल्ज़ाम तो नैब ने भी आप पर नहीं लगाया, मगर जो आपकी उस वक्त जजमेंट थी उस पर उमर अयूब खान साहब ने अभी पिछले दिनों एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 2019 में हमने जो LNG खरीदी वो जो PMLN ने मुआहदा किया था उससे 25% कम खरीदी और अब जो रेट्स हैं वो आधे होकर रह गए हैं, $4 से भी कम के हो गए हैं। 15 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया उसकी वजह से $10 अरब का कौम को नुकसान होगा। अब इस वक्त LNG की प्राइसेस बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, आपने लॉन्ग टर्म जो कतर से मुआहदा किया वो बहुत महंगे रेट्स पे किया, वो कह रहे हैं $10 अरब का नुकसान होगा। जी, ये मैं ट्वीट नहीं करता, मैं तो हक की बात करता हूँ, हक़ाइक़ की बात करता हूँ। मैंने कौमी असम्बली में भी उमर अयूब साहब को कहा था कि एक पार्लिमानी कमेटी बना दें, स्पेशल कमेटी, जो इस सारे मामले को देखकर रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश करे और पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करे। ट्वीट से काम नहीं चलता। इस वक्त मैं आपको $2.80 का भी LNG खरीदी है इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। ये वो शिप्स हैं जो भी चाइना से रिटर्न किए जा रहे हैं और यकीनन जिस तरह कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं, LNG की प्राइस भी ऊपर नीचे जाती है। और आप जब हमने फैसला किया था, हमने एक मकसद को सामने रखकर किया था। अगर उससे किसी को इख्तलाफ है उस पॉलिसी से या उन फैसलों से, तो कमेटी बना दें, उसको इन्वेस्टिगेट कर ले और हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दे। मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हम खुद जो गैस पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम $6 पे कर रहे हैं इस वक्त, $6। अगर मार्केट में $3 की LNG मिल रही है, जो कि मिल रही है, पाकिस्तान को अपनी प्रोडक्शन बंद करके LNG खरीदनी चाहिए और उन टर्मिनल्स को इस्तेमाल करें जो हमने लगाए थे कि पाकिस्तान जो है वो गैस की कीमत, आधी गैस की कीमत जो अपनी गैस है उससे आधी कीमत लेकर पाकिस्तान के अवाम को दे सके। और भाई साहब, क्योंकि इंडिया ने भी कतर के साथ मुआहदा किया था, वहां भी डिबेट हो रही है कि हमें रीनिगोशिएट करना चाहिए। हो सकता है कि कतर से कहे कि क्वांटिटी ज़्यादा लें और रीनिगोशिएट करके प्राइसेस को कम कर लें। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें इस बात की गुंजाइश है कि हुकूमत पाकिस्तान जाके भी कतर के साथ रीनिगोशिएट कर सके अपना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, इंडिया तकरीबन हमसे 3 गुना ज़्यादा LNG खरीदता है कतर से और उनकी कीमत, मजमूई कीमत जो है वो हमसे ज़्यादा है। ये एक हकीकत है। ये कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉजेज होती हैं। मैं अब हुकूमत में नहीं हूँ, मैं ये बात कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ और ये जो लोग हुकूमत में हैं वो भी जानते हैं
कि हमारे जो LNG है जो कतर से ले रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर, वो इंडिया से उसकी कीमत कम है। और ये बात मत भूलें कि जब हमने LNG ली थी उस वक़्त दुनिया में LNG की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक शॉर्टेज थी। क्योंकि एक बात ज़रूर याद रखें कि LNG एक ट्रेडेबल कमोडिटी इसलिए नहीं होती कि LNG पहले बेची जाती है उसके बाद प्रोड्यूस की जाती है। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद आप जाकर LNG प्रोड्यूस करनी शुरू करते हैं, यानी उसकी टर्मिनल्स बनाते हैं। ये LNG उस ज़माने में सिर्फ कतर के पास अवेलेबल इसलिए थी कि अमेरिका जो LNG इंपोर्टर बनना जा रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा, वहाँ पर शेल गैस की वजह से वो एक्सपोर्टर बन गए। तो ये LNG जो उनके लिए कतर प्रोड्यूस कर रहा था वो अवेलेबल हो गई थी, जिससे हमने भी इस्तेफादा हासिल किया, चीन ने भी किया, कोरिया ने भी किया, इंडिया ने भी किया। तो हकाइक बड़े मुख्तलिफ हैं। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। उमर अयूब साहब मुझे भी जानते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। अगर वो चाहते हैं तो शाहजेब खानजादे का कैमरा सामने रख कर मुझसे दू बदू बात कर लें, अब पाकिस्तान के अवाम के सामने हकाइक रख दें। और अगर चाहते हैं, मेरी ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि पार्लियामान की कमेटी बने जो सारे मामले की तफ्तीश करे और इन कैमरा और यानी कैमरा रख कर करे, पाकिस्तान के अवाम के सामने हकाइक आएँ। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा, इस कैबिनेट के अंदर 2 वजीर ऐसे हैं जो खुद LNG से मुस्तफीद हुए, लेकिन उनमें आज इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि काबीना में ये कह सकें कि जो LNG PMLN ने की उससे बेहतर डील उस वक्त मुमकिन नहीं थी। उमर अयूब खान साहब अगर जब भी चाहें आने वाले दिनों में ज्वाइन करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से तो वो उनके लिए हाजिर है। शाहिद खान अब्बासी साहब खुद ऑफर कर रहे हैं। भाई साहब, नाउ आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी अब? सर, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अवाम के हक में होगी, वरना मैं आपको हकीकत से कहता हूं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये होती कि इनको रहने दें, 5 साल पूरे करने दें। लेकिन क्या हम पाकिस्तान की मईशत की तबाही के स्पेक्टेटर बंद कर बैठे रहें? हम देखते रहें कि हुकूमत तबाही की तरफ लेकर जा रही है। हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, हुकूमत ने ग्रोथ ख़त्म कर दी, हुकूमत ने अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, हुकूमत इंडिया ने कश्मीर एनेक्स कर दिया, हम बोले नहीं। एक मुस्बत काम हुकूमत को दिखा दें। पॉलिटिकली बहुत आसान फैसला है, इमरान खान 5 साल पूरे करो। मैं देखता हूं इमरान खान कितनी सीटें लेगा 5 साल के बाद। लेकिन मुल्क सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं चलते। ये हमारा काम है कि हम सोचें कि एक हुकूमत है जो मुल्क को तबाह किए जा रही है, जो मईशत को तबाह कर रही है, जो माशरे को तबाह कर रही है, जो मुल्क की सियासत को तबाह कर रही है। हम क्या खामोश स्पेक्टेटर बनकर बैठे रहेंगे? हमारे पास ऑप्शन है, हम सड़क पर जाएं, ऑप्शन है, हम इन हाउस चेंज की कोशिश करें, ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको हकीकत से कहता हूं, आज अगर पाकिस्तान के मामलात को हल करना है, आपको एक नए इलेक्शन में जाना होगा। लेकिन नए इलेक्शन में जाने से पहले आपने ये फैसला करना होगा तमाम स्टेक होल्डर्स ने कि मुस्तकबिल में मुल्क के मामलात कैसे चलेंगे। जिस तरह मुल्क के मामलात आज चल रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। मुल्क के मामलात नहीं चल रहे, ये निज़ाम नहीं चल सकता। अब बैठकर फैसला करना होगा कि मुस्तकबिल का निज़ाम क्या होगा। उसके बाद पाकिस्तान के अवाम को उसका पहला फ्री और फेयर इलेक्शन दें ताकि ये मुल्क आगे चल सके। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल वो रिहा हुए ज़मानत पर, 7 माह कैद में रहे। आपने उनकी बातें सुनी। आज प्रोग्राम में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।